तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, नंपाई। नंपाई पाइथन के अंदर यूज किया जाता है एरे पर काम करने के लिए। अब एरे क्या है? एरे एक प्रकार का कंटेनर है जिसके अंदर हम फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज रख सकते हैं। ध्यान रहे ये सारी वैल्यूज एक ही तरीके की होगी, यानी पाइथन में नंपाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एरेस पे काम करने के लिए। एरे का मतलब है बहुत सारी वैल्यूज जो एक ही तरीके की हैं उन पर काम करने के लिए। एरे के ऊपर बात करने के लिए यहां पर आप देखो कि टाइप ऑफ एरे लिखा है। तो दो तरीके के एरे है। वैसे एरे बहुत तरीके के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, इस तरीके से। लेकिन अभी हम इस ट्यूटोरियल में जो बात करेंगे और आने वाले ट्यूटोरियल में नंपाई की जो बात करेंगे वो 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल पे बात करेंगे। ज्यादातर मेनली यूज होने वाले ये हैं। तो 1 डायमेंशनल एरे वो होगा जिसको हम सिंगल डायमेंशनल भी कहते हैं, और 2 डायमेंशनल वो होगा जिसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहते हैं। 2 डायमेंशनल एरे मतलब 2D एरे। मल्टी डायमेंशनल में आ गया 2D, 3D, 4D, 5D, इस तरीके से। तो हमने पढ़ना है 2 डायमेंशनल एरे जिसमें रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डाटा होगा, और 1 डायमेंशनल फॉर्म जिसमें रोज के फॉर्म में डाटा होगा। तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाया हुआ है। यहां पर देखो ये 1 डायमेंशनल एरे है, और इस 1 डायमेंशनल एरे के अंदर हम लोगों ने यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, जैसे C, 0, D, I, N, G, E, E, K, ये सारे अल्फाबेट हैं। और ये बताया है कि इस एरे में ये जो C है ये 0th पोजीशन पर है, और जो O है ये 1 पोजीशन पर है, और ये जो D है ये 2 पोजीशन पर है। इस तरीके से एरे में जो भी वैल्यूज होंगी उनकी एक रिस्पेक्टिव पोजीशन होगी। और जो 1 डायमेंशनल होता है उसमें सारी वैल्यूज एक ही सीरीज में होती है, इसलिए इसकी एक्सिस 0 होती है। अब 2 डायमेंशनल एरेज में हमारे पास ये वैल्यू है ए, यानी एक रो में ये वैल्यूज है, दूसरी रो में ये वैल्यूज है, तीसरी रो में ये वैल्यूज है। यानी रो के फॉर्म में देखें तो ये इस रो में ये वैल्यूज है, दूसरी रो में ये वैल्यूज है, तीसरी रो के में ये वैल्यूज है। और अगर हम कॉलम फॉर्म में देखें तो पहले कॉलम में ये है, दूसरे कॉलम में ये है, तीसरे कॉलम में ये है। इसमें एक्सिस 0 ये है और एक्सिस 1 ये है। इसको बोलेंगे एक्सिस 0 और इसको बोलेंगे एक्सिस 1। तो इसमें दो एक्सिस 2 डायमेंशनल एरे की 1 होती है, क्योंकि 0 और 1 मिलाकर टोटल 2 एक्सिस हो गई, और एक्सिस 0 का मतलब है 1 डायमेंशनल। अब जो 2 डायमेंशनल एरे होता है उसके अंदर वैल्यूज होती हैं, देखो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर्ड है, जबकि 1 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यूज रोज के फॉर्म पे स्टोर्ड है। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पाइथन में कैसे करना है और पाइथन का यूज करके नंपाई को कैसे इंप्लीमेंट करना है, अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमने अपने कंप्यूटर में नंपाई जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। नंपाई को इंस्टॉल करने का तरीका हमने अपनी प्लेलिस्ट में पहले बताया है, वहां से आप देखकर नंपाई अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले आपको यह सिखाएंगे कि नंपाई में एरे फंक्शन यानी एरे मेथड का यूज करके हमें किस तरीके से नंपाई एरे क्रिएट करना है। ये जो एरे है ये एक मेथड है यानी फंक्शन। कैसे पता है? क्योंकि इसके आगे 2 ब्रैकेट लगे हैं। किसी भी इनबिल्ट फंक्शन के आगे या यूजर डिफाइंड फंक्शन के आगे अगर इस तरीके से ब्रैकेट्स लगे हों तो इसका मतलब ये है कि ये एक मेथड है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, और हम इसका यूज आज अभी आपको करना सिखाएंगे। तो एरे फंक्शन का यूज करके आप एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं, और वो कैसे करेंगे उसके लिए ये एरे आपको समझना होगा कि किस जगह पे डिफाइंड है। ये जो एरे है ये नंपाई में डिफाइंड है, और हमें सबसे पहले नंपाई के पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट, फिर लिखेंगे नंपाई, और नंपाई का हम एक छोटा नाम दे देते हैं एस करके। हमने अपनी तरफ से नाम एनपी दे दिया है, आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ये जो नाम है एनपी ये आपके हिसाब से आप जो मर्जी चाहे दे सकते हैं। छोटा नाम देने के लिए हमने एफ शब्द का यूज किया है, और नंपाई पैकेज है इसको हमने इंपोर्ट किया है। जब आप अपने कंप्यूटर में नंपाई इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद ही इस पैकेज को अपने प्रोग्राम में, अपने एप्लीकेशन में, अपने आईडी में इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग जो एक एरे बनाएंगे वो लिस्ट के थ्रू बनाएंगे। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट को स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल x ले लिया है, और x के अंदर मैं कुछ वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप ध्यान रखें और ध्यान दें तो ये चलो और वैल्यूज भी ले ली, एक और डाल दी, 8 डाल दिया। तो ये सारी वैल्यूज नंबर वैल्यूज है, यानी 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, 4 भी नंबर है, 5 भी नंबर है, 6 भी नंबर है और 8 भी नंबर है। एक ही तरीके की वैल्यूज का यूज करके हमने एक लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट को हमने एक वेरिएबल x में स्टोर कर लिया है। अब इस
लिस्ट का यूज करके हम एरे क्रिएट करेंगे। अब एरे क्रिएट करना है और एरे फंक्शन जो है उसका यूज करना है, और वो numpy में डिफाइंड है, तो उसको यूज करने के लिए पहले np यानी numpy का छोटा नाम, क्योंकि वो numpy में डिफाइंड है, फिर डॉट एरे यानी फंक्शन का नाम, और उसके बाद उसमें डालेंगे वो लिस्ट जिसका यूज करके हमें एरे क्रिएट करना है। तो हमने यहां लिख दिया x। एक प्रकार से x का मतलब ये वैल्यूज ही है, यानी ये पूरी की पूरी लिस्ट जो थी हमने इस एरे में पास करी। इससे जो एरे क्रिएट होगा उसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम मान लीजिए AR रख लिया, तो AR मतलब एरे, और ये जो एरे क्रिएट होगा numpy से इस x के लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनका यूज करके वो इस एरे में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए AR हमने लिखा, ताकि एरे को हम प्रिंट करा के देख पाए कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको डालने के बाद इसको चलाएंगे। चलाने के लिए हमने F5 दबाया कीबोर्ड से, सेव करने के लिए बोलेगा। फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हम अपना पहला प्रोग्राम numpy का बना रहे हैं, तो हमने numpy 1 दे दिया है। numpy 1 देके जब हमने एंटर मारा तो आप देख सकते हैं यहां पर उसी तरीके का आउटपुट आया, और वो पूरा का पूरे एरे में जो वैल्यूज थी हमने वो डिस्प्ले करी। लेकिन मोरल ऑफ स्टोरी क्या निकली? मोरल ऑफ स्टोरी ये निकला कि हमने इस एरे का यूज किया है और इस एरे को बनाया है यूजिंग लिस्ट, और इस तरीके से बनाया है। और हमें ध्यान रखना है कि जो 2 है ये कौन सी पोजीशन पर है, 0, ये कौन सी पोजीशन पर है, 1, ये कौन सी पोजीशन पर है, 2, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन। अगर कोई कहे कि सेकंड पोजीशन पर क्या वैल्यू है, आप देख सकते हैं कि ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पे, और 2 पोजीशन पर हमारा 4 है, 0 पोजीशन पर क्या है, 2 है। इस तरीके से इंडिविजुअल पोजीशन पर इंडिविजुअल एलिमेंट्स हमारे एरे में पड़े हुए हैं। और कभी ना भूलें, क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, 1 डायमेंशनल एरे है, तो इसकी एक्सिस 0 है। ठीक है, ये हमारा numpy का पहला प्रोग्राम है। अब जो दूसरा फंक्शन है वो हम लोगों को पढ़ना है, और वो फंक्शन है हमारा फ्रॉम स्ट्रिंग फंक्शन। फ्रॉम स्ट्रिंग फंक्शन जो है ये एक numpy का मेथड है जिसका यूज किया जाता है 1 डायमेंशनल एरे को क्रिएट करने के लिए यूजिंग स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का यूज करके हम 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट कैसे करें? अगर हमारे पास स्ट्रिंग में कुछ वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में कुछ वैल्यूज हैं, उनका यूज करके हम 1 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करें? तो अगर उस स्ट्रिंग्स का यूज करके 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, तब आपको ये फ्रॉम स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ये भी एज यूजुअल numpy में डिफाइंड है, तो इसके लिए भी सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np, फिर आप कोई भी जो हमने छोटा नाम लिया है np उसका यूज कर सकते हैं। फ्रॉम स्ट्रिंग लिखा आपने, फंक्शन का नाम, जैसे जब आप एरे लिख रहे थे लास्ट प्रोग्राम में तो np.array लिख रहे थे, और उस एरे फंक्शन का यूज करके हम लोग एरे क्रिएट कर रहे थे। यहां पे हम फ्रॉम स्ट्रिंग लिख रहे हैं। फ्रॉम स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग से 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने यहां पर ब्रैकेट में कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज लिख दी, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, 12 लिख दिया, अपनी मर्जी में कुछ भी वैल्यू लिख दी। क्योंकि ये वैल्यू सिंगल कोट के अंदर लिखी हुई है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग फॉर्म में है। ये देखिए यहां सिंगल कोट लगा, यहां सिंगल कोट बंद हो रहा है। ये जो वैल्यूज है ये पूरा का पूरा जो डाटा है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा है, और ये स्ट्रिंग वैल्यूज का यूज करके हमें एक एरे क्रिएट करना है 1 डायमेंशनल। तो इसमें जो वैल्यू सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट ये फ्रॉम स्ट्रिंग फंक्शन, वो फ्लोट टाइप की करता है, लेकिन हमने यहां पर जो वैल्यूज रखी हैं वो इंटीजर टाइप की रखी हैं, इसलिए हम यहाँ पे डी टाइप इसका जो एट्रीब्यूट है वो यूज करेंगे, और उसके अंदर बताएंगे कि इसके अंदर जो वैल्यू होंगी वो इंट फॉर्म में होंगी, और यहाँ पे फैप यानी सेपरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि हमने इन वैल्यूज को यहां पर देखें तो स्पेस से सेपरेट किया हुआ है। देखिए ये स्पेस से, तो हम यहाँ सेपरेटर में SCP में यहाँ पे एक सिंगल कोड लगा देंगे, यानी, और बीच में कुछ नहीं डालेंगे, यानी स्पेस है, यहाँ पर स्पेस से इसको सेपरेट किया हुआ है। यानी इस यहां पर जो स्ट्रिंग फॉर्म में डाटा होगा, अगर वो स्पेस से सेपरेट है तो यहां स्पेस लगाएंगे, अगर वो कॉमा से सेपरेट होगा तो वो कॉमा लगाएंगे, अगर किसी और स्पेसिफिक कैरेक्टर से ये सेपरेट है तो वो लगाएंगे। तो उसके बेसिस पर डिस्टिंग्विश करेगा हर लेटर को, और उसको एक 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करेगा। अब वो कन्वर्ट करके हमें किसी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ टी ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे देखो आप, मैंने टी को प्रिंट करा दिया। अब मैं आपको ये चला के दिखाता हूं, तो देखो यहां पर ये वैल्यूज आई, ओ ये एरे आ गया, नो मॉड्यूल नेम numpy। numpy का ऊपर स्पेलिंग गलती से गलत लिख दिया है, तो उसको छोटा कर देते हैं। तो ये टी लिखने के बाद हमारा ये जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इस प्रोग्राम को आपको चला के दिखाते हैं। तो देखिए यहां पर इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई हैं, देखो
1 6 10 12 वही जो स्ट्रिंग फॉर्म में थी वो यहाँ नंबर में कन्वर्ट होकर अलग अलग बनकर आ गई हैं। अगर मैं ऐसा करूं यहां पर इंट की जगह पर लेटर से लिख दूं FLOAT फ्लोट, ठीक है, तो आप देखो तो यहां पे आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा। यहां 1 के बाद डॉट है, 6 के बाद भी डॉट है, 8 के बाद भी डॉट है, 10 के बाद भी डॉट है। डॉट का मतलब है डेसिमल में आ रहा वैल्यू। अगर मान लो यहां पे कोई डेसिमल वैल्यू होती और अब मैं इसको चलाता तो देखो वो डेसिमल वैल्यू भी नजर आ रही है आपको 6.2, 8 के बाद नहीं है तो कुछ नजर नहीं आ रहा, 10 नजर आ रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं ये हटा दूं और यहां पर डेसिमल, क्योंकि सारी नंबर वैल्यू है, और यहां इंट लिख दूं तो ये सारा इंटीजर आ रहा है, देखो, है ना। ये दोनों चीजें अच्छी तरह बारीकी से कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो या डाटा कॉमा से सेपरेट होता है, ऐसे होता है 1,6, 6,8, 8, ये और अब मैं इसको चलाऊं तो देखो यहां पर ये मुझे इस तरीके का एरर दे रहा है। ये एरर दे रहा है क्यों? क्योंकि हमने जो डाटा लिखा है यहां पर वो स्ट्रिंग फॉर्म में और कॉमा से सेपरेट है, लेकिन हमने यहां बताया स्पेस से तो है नहीं, कॉमा से सेपरेट है, तो आप यहां पे कॉमा लगा दो। अब चलाओ, अब देखो सही आ रहा है डाटा। तो अगर आपका डाटा यहां पर कॉमा से सेपरेट है तो कॉमा, अगर मान लो कॉमा से नहीं है, स्पेस से नहीं है, किसी स्पेशल कैरेक्टर से, लेटर से, स्टार से आपने ये दिया हुआ है, तो आपको यहां सेपरेटर अलग अलग करने के लिए इन नंबर्स को स्टार देना पड़ेगा। तो सेपरेटर क्या करेगा, जहां जहां वो पाएगा ना कॉमन कैरेक्टर जिससे वो डिस्टिंग्विश हो रहा है, तो उसको अलग अलग कर देगा। यानी स्टार से पहला लेटर अलग कर देगा, इस स्टार से ये अलग कर देगा, कॉमन से सबसे अलग अलग कर देगा। और अगर कोई नहीं है, स्पेस है, तो आपको पता ही है, तो वहां पे आप स्पेस दे सकते हो। इस तरीके से इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया यहां से, और अब चलाया तो ये स्पेस से सबको सेपरेट कर लेगा। ये बातें सारी अच्छी तरह कॉपी पे क्लियर तरीके से नोट करना है आपने, ताकि आपको कल को रिवाइज करना हो और अंडरस्टैंड करना हो दोबारा, तो आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए, जो तीसरा फंक्शन अब हमें सीखना है वो है एम्प्टी फंक्शन। ये भी एम्प्टी फंक्शन जो है हमारा जो numpy है उसी पैकेज के अंदर डिफाइंड है। इसको यूज करने के लिए भी सबसे पहले हमें numpy को तो इंपोर्ट करना ही होगा। इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एम्प्टी फंक्शन किस लिए यूज होता है। एम्प्टी फंक्शन का यूज भी किया जाता है एक एरे क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो एम्प्टी होगा, उसके अंदर गार्बेज वैल्यू होगी, वो 1 डायमेंशनल भी हो सकता है और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उसका शेप यानी उसका डायमेंशन किस तरीके का देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो अनइनिशियलाइज्ड होगा, उसमें किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं होगी और वो गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले कर रहा होगा। गार्बेज वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो मेमोरी में पड़ी हुई होती हैं, जंक वैल्यूज होती हैं और जिनका जो हमारे लिए अनप्रोडक्टिव होती हैं। तो अनइनिशियलाइज्ड एरे क्रिएट करना हो, एम्प्टी एरे क्रिएट करना हो, तो हम किसी स्पेसिफिक शेप का, तब हम एम्प्टी फंक्शन का यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करें, इसके लिए दोबारा से हमने एनपी लिखा, क्योंकि हम एम्प्टी फंक्शन का यूज आपको सिखा रहे हैं। जैसे हम फ्रॉम स्ट्रिंग सिखा रहे थे तो numpy np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग लिखा था। जब हम एरे का यूज करके एरे क्रिएट कर रहे थे तो np डॉट एरे कर रहे थे, और अब अगर हम एम्प्टी फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो एम्प्टी फंक्शन यहां लिखेंगे। अब एम्प्टी फंक्शन में लेटर से हम चाहते हैं कि एक सिंगल वैल्यू का एक एरे क्रिएट करें, और बस इतना ही लिखा हमने, देखिए। और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, मैंने टी में स्टोर करा, और प्रिंट करा देते हैं टी को। जब मैं इसको चलाता हूं प्रोग्राम को, तो आप देखो कि यहां पर इस तरीके की एक वैल्यू आ रही है, और ये डेसिमल वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है, लेता है वैल्यू अपनी तरफ से, ये वो डेसिमल वैल्यू लेता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये इंटीजर वैल्यू ले, तो आप डाटा टाइप यहां पर इंट दे सकते हो, डी टाइप इंट। तो अब यहां पर देखो जो वैल्यू आ रही है वो इंटीजर में आ रही है, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर ये हटा दें तो ये वैल्यू किस फॉर्म में सपोर्ट करेगा, डेसिमल में सपोर्ट करेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आपको इंट करना है तो आप डी टाइप करके इस तरीके से यहां पे इंट लिख सकते हो, तो इंटीजर वैल्यू सपोर्ट करेगा। तो चलो, एक लिखा था तो एक वैल्यू आ रही है। अगर मैं एक की जगह पर यहां पे 2 लिख दूं, तो आप देखो इसमें दो वैल्यूज का एक अनइनिशियलाइज्ड एरे क्रिएट करा। हमने अपनी तरफ से कोई साइज नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, केवल उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने चाहिए हमने वो दिए, तो उतने बाय उतने की वो शेप क्रिएट करके उसमें उतने बाय उतने की वैल्यू अपने आप रख रहा है। पहली वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई, और तीसरी वैल्यू ये हो गई। अब अगर मान लो आप इसको कर दें, मान लीजिए 20 कर दी, तो ये 20 वैल्यूज का एक एम्प्टी अनइनिशियलाइज्ड एरे बना देगा। देखो 1 2 3, जहां जहां पे वैल्यू आ रही है वहां आ रही है, जहां गार्बेज वैल्यू मिली नहीं मिली तो वहां पे रैंडम वैल्यू रख दी टोटल, लेकिन वैल्यूज उसमें इतनी ही थी। अगर मैं 10 कर दूं तो देखो 10 वैल्यूज का एक एरे बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक जगह स्पेस 10। चलाया, दोबारा चलाया, ठीक है। इस तरीके से हर टाइम अगर आप देखो, जब मैं चलाऊंगा तो
अलग अलग तरीके की सेट ऑफ वैल्यूज भी प्रोड्यूस कर सकता है, सेम सेट ऑफ वैल्यूज भी प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने 5 लिखा और फिर से सॉरी इसको चलाया F5 दबा के, तो इस सेट ऑफ वैल्यूज में 5 तरीके की वैल्यूज आ गई हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5, इस तरीके से सेट ऑफ वैल्यू आ जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि भाई यहां पर 2 बाय 2 यानी 2 डायमेंशनल एरे 2 रोज 3 कॉलम्स का क्रिएट करना है, तो यहां पे लिस्ट लिख दी, तो 2 बाय 3 मतलब 2 रोज 3 कॉलम्स के फॉर्म में आएगी। ये 2 रोज हो गई, पहली रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई, 3 कॉलम का है, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये, यानी इसमें भी वैल्यू, इसमें भी वैल्यू, ये इसमें भी वैल्यू, यानी एक कॉलम में 2 वैल्यूज आ रही है 2 बाय 3। अगर मैं इसको कर दूं मान लो 3 बाय 3, तो इस बार 3 बाय 3 का एरे बन जाएगा। ये देखो 3 बाय 3, ठीक है। तो यहां पर हमने एम्प्टी एरे बनाया है। एम्प्टी फंक्शन, इसको आप लिख भी सकते हो, कॉपी में लिखना भी बहुत जरूरी है हर चीज को, चाहे वो एरे था, चाहे फ्रॉम स्ट्रिंग था, चाहे वो एम्प्टी था। एम्प्टी फंक्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एम्प्टी एरे और अनइनिशियलाइज्ड एरे ऑफ स्पेसिफिक शेप, जो शेप आपको चाहिए। अगर आपको 2 डायमेंशन चाहिए तो यहां रोज और कॉलम लिख दो, और अगर आप केवल एक नंबर लिखोगे कोई भी तो ये सिंगल यानी 1 डायमेंशनल में बना देगा, और अगर आपको मल्टी डायमेंशनल में चाहिए, शेप चेंज करनी है, तो आप शेप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हो। ये था एम्प्टी फंक्शन के बारे में। अब जो नेक्स्ट फंक्शन हम आपको सिखाएंगे वो सिखाएंगे जीरो फंक्शन जो है नमपाई का क्या करेगा। जीरो फंक्शन बिल्कुल सेम है जैसा हमारा एम्प्टी फंक्शन था। एम्प्टी फंक्शन के अंदर वैल्यू गार्बेज लेता है, अनइनिशियलाइज्ड होता है क्योंकि वो, लेकिन जीरो के अंदर उतने बाय उतने की एक मैट्रिक्स 2 बाय 2 की या सिंगल डायमेंशनल एरे बनाएगा, लेकिन उसके अंदर हर एलिमेंट को वो जीरो रखेगा, क्योंकि ये जीरो फंक्शन जो है ये भी नमपाई में ही डिफाइंड है। इसके लिए भी हमें पहले इंपोर्ट तो नमपाई को करना ही होगा। इंपोर्ट नमपाई एज, छोटा नाम हमने एनपी दे दिया। एनपी का यूज करके, क्योंकि हम जीरो मेथड यूज कर रहे हैं जीरोज, तो जीरोज लिखना पड़ेगा, और कितने बाय कितने का बनाना है वो आप यहां पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 4, तो ये 4 वैल्यूज का एक एरे बनाएगा जिसमें चारों वैल्यूज जीरो होंगी। उसको मान लो हमने टी में स्टोर कर लिया, किसी भी वेरिएबल में आप कर सकते हो। आप सोचेंगे कि बार बार टी ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो। लेटर से आपको दिखाने के लिए मैंने इस बार आर ले लिया और इसको चलाया, तो देखो हर जगह पर वैल्यू 0 0 0 आ रही है। अब देखो 0 के बाद डॉट आ रहा है, यहां भी 0 के बाद डॉट आ रहा है, यहां भी 0 के बाद डॉट आ रहा है, और यहां भी 0 के बाद डॉट आ रहा है। डॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये किस वैल्यू को टाइप सपोर्ट करता है, फ्लोट। बिल्कुल सही गैस किया आपने, अगर किया है तो फ्लोट। अगर आपको लगता है कि आपको तो इंटीजर बनाना है तो यहां डाटा टाइप में आप लिख दो इंट। अब आप चलाओगे तो ये जो वैल्यू सपोर्ट करेगा और वैल्यू रखेगा वो इंटीजर वैल्यू होंगी। देखो इनमें डेसिमल नहीं आ रहा है। मैं दोबारा अब चेंज करता हूं डायमेंशन, अब इसको चेंज करके 4 की जगह 10 कर देता हूं, तो यहां पे 10 वैल्यूज का एक वेरिएबल इसने बना दिया है। आप वैल्यूज काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पे 2 लिखेंगे तो 2 बाय 2 का बन जाएगा। अगर आप मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं तो यहां पे लिस्ट फॉर्म में मल्टी डायमेंशनल भी बना सकते हैं। लेटर से मैंने यहां 2 लिखा है, ये 2 का मतलब है 2 रोज और 2 कॉलम्स, यानी टोटल 4 वैल्यूज हो गई। 2 × 2 4। तो आप देखो 2 रोज हो गई, ये एक रो, ये दूसरी रो, और 2 कॉलम हो गए, तो टोटल 4 वैल्यू हो गए, और चारों में हर जगह 0 0 है। अगर मैं यहां पे कर दूं 3 बाय 3 या तो 3 बाय 3, यानी टोटल 9 वैल्यू का एक एरे क्रिएट करेगा जिसमें हर जगह पे 0 0 होगा। अगर आप इसको चेंज करके 5 बाय 5 कर दोगे, 5 5 का 25, पांचों जगह पर 0 0 वैल्यू आ जाएगी। तो रोज और कॉलम्स में आपको किस तरीके की डायमेंशन देनी है वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जीरो फंक्शन का यूज इतने बाय इतने का एरे क्रिएट करेगा और हर जगह पे स्पेसिफिक वैल्यू रखेगा, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे वो 1 डायमेंशनल हो। तो जीरो फंक्शन क्या कर रहा है, लिख लीजिए, जीरो फंक्शन वर्क इज in the same way. Zero function work in the same manner as empty function, but the only difference is that it create and return a new array with all zero elements as per specified size. जो specify हमने यहाँ पे साइज किया है उसके बेसिस पर ये उतने बाय उतने का एक जीरो वाला मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। तो अब जो नेक्स्ट फंक्शन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जो नमपाई का ही है, वन फंक्शन है। वन फंक्शन क्या करेगा, बिल्कुल सेम है जैसे एम्प्टी फंक्शन था, जैसे उससे पहले हमारा जीरो फंक्शन था। एम्प्टी फंक्शन के अंदर जो भी हम एरे बना रहे थे, चाहे वो 1 डायमेंशनल बना रहे थे चाहे 2 डायमेंशनल बना रहे थे, उसमें वैल्यूज गार्बेज ले रहा था। जीरो जो फंक्शन का यूज करके जो हम एरे बना रहे थे, चाहे 1 डायमेंशनल था चाहे 2 डायमेंशनल था, उसके अंदर जो वैल्यूज थी वो
सारी की सारी जीरो ले रहा था, लेकिन वन फंक्शन के अंदर जैसे नाम से ही लग रहा है हमें कि वो सारी की सारी वैल्यूज में वन स्टोर करेगा जितने बाय जितने का भी हम एरे बनाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए भी हम सबसे पहले आपके लिए इंपोर्ट करते हैं numpy को, np इसका छोटा नाम ले लेते हैं, और उसके बाद हम सबसे पहले लिखेंगे np.ones फंक्शन का यूज करेंगे, और यहां पे लेटर से मैंने लिखा 4, मैं 4 वैल्यूज का यूज करके एक वन एरे क्रिएट करना चाहता हूं। इस बार मैं एक्स में रख लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि एक ही नाम क्यों ले रहे हैं, अलग अलग नाम ले सकते हैं, वेरिएबल आपकी मर्जी का हो सकता है। तो आप देखो यहां पे हर जगह 1 1 आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सारे फंक्शन बाय डिफॉल्ट फ्लोट वैल्यू को फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, इसलिए 1 के बाद डॉट आ रहा है हर जगह के बाद। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मेरे को इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो डेटा टाइप में यहाँ पे आप इंट लिख दो, तो अब जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी इंटीजर फॉर्म में ही आएंगी। सेम वे आप चाहे तो यहां पर भी वैल्यू कोई संख्या को बढ़ा घटा सकते हैं। 10 लिखेंगे तो 10 बार का एक वन डायमेंशनल एरे 1 1 वैल्यू का बन जाएगा। अगर आप चाहें तो यहां इसको पॉज करके 2, 3 लिखेंगे तो 2 रोज 3 कॉलम की एक मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी जिसमें टोटल 2 into 3 यानी 6 टाइम 1 आ रहा होगा। देखो आ रहा है। अगर आप इसको चेंज कर दें, यहां पर कर दें लेटर से 5, 3 तो 15, 5 रोज 3 कॉलम्स, 5 रोज 1 2 3 4 5 3 कॉलम्स, 1 2 3 हर जगह 1 1 आ रहा है। तो ये वन फंक्शन का यूज है। वन फंक्शन के बारे में भी आप लिख लो, वन फंक्शन वर्क इन द सेम मैनर एज एम्प्टी फंक्शन, इट क्रिएट एंड रिटर्न अ न्यू एरे विद ऑल द वंस एज इट्स एलिमेंट एज पर द स्पेसिफाइड साइज। जो आप साइज स्पेसिफाई करोगे उसके हिसाब से ये वैल्यू ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट कर देगा और उन वैल्यूज पर 1 1 1 प्लेस कर देगा। नेक्स्ट मेथड जो हम आपको सिखाएंगे वो है अरेंज फंक्शन। इस अरेंज फंक्शन का यूज करके भी आप अपनी तरफ से एक जो एरे है numpy में वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अरेंज फंक्शन के बारे में आप लिख लीजिए। अरेंज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे फ्रॉम अ स्पेसिफिक रेंज, जो हम यहाँ पे देंगे ए रेंज अरेंज। तो इस फंक्शन का यूज करते समय हमें, क्योंकि ये भी numpy का ही फंक्शन है, तो सबसे पहले numpy को तो इंपोर्ट करना होगा। तो हम numpy को इंपोर्ट करते समय उसका नाम छोटा ले लेते हैं, numpy np ले लिया एज यूजुअल, और उसके बाद यहाँ पे लिखा np.arrange लिखा और ब्रैकेट डाला। यहां पे आप देंगे किस रेंज का मतलब है ये स्टार्टिंग रेंज होगी और ये एंडिंग रेंज होगी, उसके बीच की ये वैल्यू जनरेट करेगा। तो लेटर से मैंने यहां लिखा 2, फिर यहां लिखा लेटर से 7 और यहां पे ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये है ये वैल्यू इंक्लूडेड होती है और ये वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। यानी अगर 7 लिया है तो 2 से लेके 6 तक के ही नंबर लेगा, यानी 2 3 4 5 6, और उनको इसने मान लो u में रख दिया, हमने u वेरिएबल में स्टोर करके और u को प्रिंट कराया। देखिए चला के दिखाते हैं आपको। तो देखो यहां पर आई वैल्यू 2 3 4 5 6। ठीक, ये देखो, अगर मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहली वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है, लास्ट वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। जब आप कॉपी पे नोट करें तो जरूर नोट करने के बाद यहां से एरो निकाल के लिखें ये इंक्लूडेड है, और यहां से एरो निकाल के लिखें एक्सक्लूडेड है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाए, ध्यान में आपको शायद रहे, लेकिन बाद में हो सकता है आपके मन से स्किप हो जाए और आपको लगे 2 और 7 तक का एरे बनाएगा, लेकिन ये 2 से लेके 6 तक का बनाएगा। अगर हम यहां पे 10 कर दें तो 2 से लेके 9 तक का बनाएगा। ये देखिए, अगर हम यहां पे चेंज करके यहां कर दें 6,10 तो 6 7 8 9 इन 4 वैल्यूज का एरे बनाएगा। तो अरेंज फंक्शन का यूज करके हम एक सिलेक्टिव 2 वैल्यूज की रेंज के बीच की वैल्यूज का यूज करके एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो अब जो हमें नेक्स्ट फंक्शन सीखना है वो फंक्शन है लिनस्पेस। लिनस्पेस फंक्शन का यूज करके हम इवनली सेपरेटेड जो एरे है वो क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक रेंज, जो एक स्पेसिफिक रेंज हमें गिवन हो। अब इसके लिए भी ये numpy के एरे में स्पेसिफाइड है, तो इसके लिए भी हमें numpy को इंपोर्ट करना होगा। हमने छोटा नाम उसका np ले लिया, np.lin स्पेस फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे लिन स्पेस फंक्शन को लिखा और एक स्टार्टिंग रेंज दी। लेटर से मैंने यहां लिखा स्टार्टिंग रेंज 2 दी और लेटर से एंडिंग रेंज 10 दी, और इसके बीच की लेटर से मुझे भी 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, और उन 2 वैल्यूज को मैंने किसी वेरिएबल में स्टोर करा और बाद में यहां पर t को प्रिंट कराया। अब मैंने इसको चलाया तो देखो यहां पर वैल्यू आ रही है 2 और 10। तो देखो पहली वैल्यू इवनली स्पेसिफाई करेंगे, 2 ही वैल्यू है तो इसने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दे दी। अगर मैं इसको 3 करूं तो 2
और एक 10 और उसके बीच की एक मिडल वैल्यू, 2 और 10 के बीच की मिडल वैल्यू वो दिखाएगा। तो देखो 2 और 10, तो 2 और 10 12 हो गए ना, 12 डिवाइडेड बाय 2 6, ये देखो मिड 6 आ गया। अगर मैं इसमें इसी वैल्यू को 4 कर दूं तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2 से लेकर 10 के बीच में, ताकि उसी तरीके की रेंज बने। 2 और मिडल वैल्यू 6 थी, तो 6 से पहले की एक 6 और 2 के बीच की एक वैल्यू दे दी ये, और 7 और 10 के बीच की वैल्यू दे दी है। तो इवनली सेपरेटेड वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए हम लोग लिन स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट फंक्शन हम लोगों को पढ़ना है वो है कॉपी फंक्शन। मतलब एक एरे को दूसरे एरे में कैसे कॉपी करना है। कॉपी फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। मतलब जो एरे पहले ही बना हुआ है उसकी एक कॉपी और क्रिएट करनी हो तो कैसे करनी है। लेकिन इसको यूज करने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। तो इसके लिए हमने numpy को एक एरे इंपोर्ट कर लिया पहले, फिर मैंने एक प्रकार का लेटर से एक एरे बना लिया numpy एरे का यूज करके, जो हमने सबसे पहले यूज किया था। तो एरे के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज रख ली अपनी तरफ से लिस्ट की थ्रू, 1 2 3 ये, ठीक है। और इसको लेटर से मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो आप इसको देखो, x को जब मैंने प्रिंट कराया तो ये वैल्यू आ रही है 1 2 3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि एरे में पहली वैल्यू 0 पोजीशन पर होती है, तो मैं x के 0th पोजीशन की वैल्यू को चेंज करता हूं यहां पर, और उसमें लेटर से मैंने यहां लिख दिया 20 डाल दिया लेटर से, और अब मैं इसको x को प्रिंट करता हूं, ठीक है। तो अब आप देखो, तो यहां पर पहले 1 2 3 था और 0th पोजीशन की वैल्यू को मैंने चेंज करके क्या कर दिया 20। तो अब आ रहा है लिस्ट, नई लिस्ट आ रही है 22 3, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, यानी अगर हम चेंज करना चाहें तो एरे की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि चेंज करने से पहले, यहां चेंज हो रहा है ना, चेंज करने से पहले y एक अलग एरे बना के x लिख देता हूं। यानी इसका मतलब है x की जो एरे की कंटेंट है वो किस में कॉपी हो गए, y में। उसके बाद मैंने x को यहां पे चेंज कर दिया, ठीक है। और अब मैं यहां पे x को भी प्रिंट करा रहा हूं और y को भी प्रिंट कराता हूं। तो अब आप देखोगे जो समझने वाली बात है, जो आपको समझाने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया, वो क्या है कि सबसे पहले तो हमने x एक एरे लिया जिसके अंदर वैल्यूज है 1 2 और 3। x एक एरे है जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3। हमने x को प्रिंट कराया तो स्क्रीन पर आ गया 1 2 3, ठीक है। अब हमने x को, जो कि एक एरे है, उसको y में कॉपी कर दिया, तो y के अंदर भी आ गया 1 2 3। हमने कॉपी करने के बाद, यानी x की वैल्यूज का डुप्लीकेट y में क्रिएट करने के बाद x के 0th पोजीशन की वैल्यू को 20 कर दिया। यानी y को नहीं करा, y x के पहले कॉपी हो गई y में, तो उसमें भी 1 2 3 आ गया, और उसके बाद यहां पर चेंज करा x के 0 पोजीशन में 20, तो x में तो हो गया 20 2 3। लेकिन जब y को प्रिंट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो यहां पे भी आ रहे हैं 20 2 3। इसका मतलब यह है कि जब इक्वल टू का यूज करके हम कोई एरे क्रिएट करते हैं, तो अगर ओरिजिनल चेंज होता है तो इक्वल टू से जो जिस एरे में हमने उस एरे को कॉपी किया है उसके अंदर भी सेम चेंज नजर आता है। सबसे पहला पॉइंट तो अब ये समझ लो, कॉपी पे लिख लेना, इसमें हमने किसी तरीके के कॉपी फंक्शन का यूज नहीं किया, अभी करेंगे वो। लेकिन अगर इक्वल टू से एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करते हैं तो अगर ओरिजिनल में कोई चेंज आएगा तो जो डुप्लीकेट है उसमें भी चेंज आएगा। यहां पे ओरिजिनल कौन है x और डुप्लीकेट कौन है y, यानी x में जो चेंज आएगा वही y पे भी रिफ्लेक्ट होगा। अभी ये आ रहा है, अभी मैं इसको चेंज करने के लिए यहां पे आपको दिखाता हूं x के 0 1 2 पोजीशन पे, यानी जहां वैल्यू 3 है वहां पे मैंने 100 कर दिया। तो अब दोनों जगह वही हो जाएगा ना सेम। ये देखो दोनों जगह सेम सेट आ रहा है 22, दो सेम चेंज, मतलब जो चेंज x पे हो रहा है y में चेंज भी नहीं कर रहे, लेकिन वही चेंज सेम y पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहां पे चेंज कर दूं और यहां पर चेंज करने के बाद लिखूं y इक्वल टू np, यानी numpy का कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करूं और उसके अंदर डाल दूं x, इसका मतलब है x की जो कॉपी क्रिएट करेगा वो y में क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी numpy के थ्रू कॉपी फंक्शन यूज करके जो x एरे है उसको हमने y में कॉपी करा। अब चेंज आएगा, देखें, अब देखो चेंज नहीं आ रहा। यानी कॉपी फंक्शन का यूज करके जब हमने x को y में कॉपी किया तो y का जो चेंज है वो x में जो भी चेंज आया है वो y पर रिफ्लेक्ट नहीं करा। लेकिन जब हम इसको इक्वल टू से कर रहे हैं, ये सारा हटा के, तब चेंज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कॉपी फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग एरे। एग्जिस्टिंग एरे का यूज करके
ये कॉपी क्रिएट करेगा, लेकिन जो ओरिजिनल पे चेंज आएगा वो डुप्लीकेट पे नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं तो अब जो ओरिजिनल पे चेंज आएगा वो डुप्लीकेट पे नजर आएगा। लेकिन अगर मैं कॉपी लगा दूं तो अब ओरिजिनल का चेंज डुप्लीकेट पे नजर नहीं आएगा। ये पॉइंट जरूर ढंग से कॉपी पे नोट करना, आप बड़ा जरूरी है। ये जो नेक्स्ट फंक्शन हमने आपको सिखाना है वो है रीशेप फंक्शन। रीशेप फंक्शन, इसका यूज हम जब करेंगे तो एक वन डायमेंशनल एरे के कंटेंट्स को किस तरीके से टू डायमेंशनल एरे यानी किसी दूसरी शेप में स्टोर करना है वो सिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि ये रीशेप दोबारा से नमपाई में ही स्पेसिफाइड है, ये सारे फंक्शन जितने भी कर रहे हैं, तो सब में हमें पहले नमपाई को तो इंपोर्ट करना ही है। अब मैंने यहां लिखा np नमपाई का यूज करके एक एरे क्रिएट किया और उस एरे के अंदर कुछ वैल्यू डाली, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से मैंने यहां पर कुछ वैल्यूज डाली और इसका यूज करके मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया। यानी जो t है उसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं 1 से लेके 5 तक और वो सिंगल डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल के फॉर्म में है। मैं ये चाहता हूं कि जो t के अंदर वैल्यू अभी वन डायमेंशनल फॉर्म में है, इन वैल्यूज को मैं R में स्टोर करूं टू डायमेंशनल में बदलने के बाद। तो बदलने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? रीशेप। रीशेप फंक्शन का जब हम यूज करेंगे तो सबसे पहला पैरामीटर इसमें डालेंगे जिस एरे को आपको कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद डायमेंशन, जिस डायमेंशन में इसको स्टोर करना है। अब टोटल ये वैल्यूज हमारे पास है, मान लो 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं। तो 5 वैल्यूज को किस फॉर्म में आपको स्टोर करना है तो वो आपको यहां स्पेसिफाई करना है। तो मैं इनको मान लो पहले तो 6 कर लेता हूं ताकि स्टोर करना आसान हो जाए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 वैल्यूज हैं, तो 2,3 यानी 2 × 3 6 हो गई ना। तो यानी 2 रोज और 3 कॉलम्स के फॉर्म में इन वैल्यूज को R में स्टोर करेगा और जब हम R को प्रिंट कराएंगे तो ये इस फॉर्म में नजर आएंगी। R को प्रिंट कराना, सॉरी T को गलती से करा दिया। और यहां पर एक बार ऊपर हम ये T भी प्रिंट करा देते हैं ताकि आपको ओरिजिनल जो जिस फॉर्म में स्टोर किया वो भी नजर आए और टू डायमेंशनल फॉर्म में भी नजर आए। इसको चला के दिखाते हैं। तो देखो यहां पर वैल्यू जो थी वो किस फॉर्म में थी? पहले वन डायमेंशनल, तो वैल्यू नजर आ रही थी 1 2 3 4 5 6, ये सीधी एक में। इसकी एक्सिस क्या है हमारी? 0। और इसको हमने चाहा कि ये टू डायमेंशनल में रीशेप हो जाए, तो जिसमें 2 रोज हो और 3 कॉलम्स हो। तो ये देखो 2 रोज ये हो गई और 3 कॉलम्स ये हो गए, 1 2 3। तो अपने 1 2 3 वैल्यू ऐसे रख दी और 4 5 6 ऐसे रख दी। तो ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई? 1। तो 0 एक्सिस ये हो गई और 1 एक्सिस ये हो गई ना, ये हमारी 0 एक्सिस वैल्यू में हो गई। तो इस तरीके से हम रीशेप कर सकते हैं, यानी वन डायमेंशनल के कंटेंट को उसमें स्टोर कर सकते हैं टू डायमेंशनल में। अगर मान लो मैं 3,2 कर दूं तो इस बार क्या होगा? 3/2 के फॉर्म में अरेंज कर देगा। देखो 3 कॉलम 3 रोज हो गई और 2 कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6, वैल्यू वही रहेगी। अगर मैं यहां पे वैल्यू चेंज कर दूं 10 2 चेंज कर दूं ताकि आपको ये ना लगे कि सीक्वेंस में स्टोर्ड है, तो अपनी तरफ से सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वैल्यू को जो भी रखी होंगी फॉर्म वही रहेगी, 10 2 5 8 और 6 16। इस तरीके से रीशेप फंक्शन एक डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। लिख लो, वी कैन क्रिएट अ टू डायमेंशनल एरे फ्रॉम वन डायमेंशनल एरे यूजिंग रीशेप फंक्शन। रीशेप मीन्स चेंजिंग द अरेंजमेंट ऑफ आइटम सो दैट shape of the array changes while maintaining the same number of dimension। एग्जाम्पल आपको दे दिया है, अच्छी तरह साफ सुथरा नोट करना ताकि कल को आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना आए। अब आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए तो इसके अंदर ये जो फंक्शन है ये लास्ट है, जिसको हम कह रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का यूज करके हम एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डायगोनल में जो वैल्यूज होंगी वो 1 1 होंगी, बाकी वैल्यूज जितनी भी होंगी वो 0 होंगी। इसको आपको समझाने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लेटर से हमारे पास एक वैल्यू है जिसमें 2 रोज हैं तो और 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2 और 2 यानी यहां 1 रख दिया, यहां 0, यहां 0 और यहां 1। अब आप देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज है और 2 कॉलम है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट ये देखो ये वाला यहां 1 1 है, बाकी जगह 0 है। अगर ये 3 डायमेंशनल होती 3/3 की तो यहां भी 0 होता, यहां भी 0 होता, 0 0 1। तो ये 3/3 की बन गई जिसमें डायगोनल एलिमेंट हर जगह 1 है, बाकी हर जगह वैल्यू 0 है। तो इस तरीके की अगर आपको मैट्रिक्स क्रिएट करनी है तो आप टू डायमेंशनल, तो वो आइडेंटिटी या फिर आई फंक्शन दोनों में से किसी फंक्शन का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए भी सबसे पहले हमें numpy को इंपोर्ट करना होगा। तो मैंने यहां लिखा numpy f np। numpy इंपोर्ट करने के बाद यहां पे लिखा np डॉट
आइडेंटिटी फंक्शन यूज किया और कितने बाय कितने का जो मैट्रिक्स है उसमें बनाना है और उसको किस तरीके से किस फॉर्म में स्टोर करना है वो बताना है। लेटर से मैंने यहां लिखा 4, इसको मैंने मान लो टी में स्टोर करा और अब मैं यहां पे इसको प्रिंट कराता हूं टी को, ठीक है। और अब इसको चलाता हूं तो आप देखो कि इसने क्या किया, 4 बाय 4 की एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दी जिसमें देखो डायगोनल हर जगह 1 1 1 है और बाकी हर जगह पे 0 है। तो अगर मान लो मैं यहां 2 लिखता तो ये 2 बाय 2 की एक मैट्रिक्स बना देता और जिसमें वैल्यूज डायगोनल पे 1 1 रहती, बाकी हर जगह पे 0 0 रहती। अगर मैं इसको 6 कर दूंगा तो ये 6 बाय 6 की एक मैट्रिक्स बना देगा, बाकी हर जगह पे वैल्यूज जो है वो डायगोनल पे 1 1 होंगी, बाकी हर जगह पे 0 होंगी। ये नंपाई का हमारा पार्ट 1 का वीडियो था। इसको अच्छी तरह आप अपनी कॉपी पे नोट करो और अच्छी तरह समझो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे पूछ सकते हो, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और अगर आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर भी पूछ सकते हो, और अगर आप हमारे यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप पूछ ही सकते हो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, गुड डे।